का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेज में। मित्रों, आज मैं आप सभी को वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स का सेकंड लेक्चर लेके आया हूं। इसका सेकंड पार्ट लेके आया हुआ हूं। यह जो चैप्टर है, यह जो टॉपिक है वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स, ये आपका 3 लेक्चर में ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा। यह उसका दूसरा सेगमेंट है ना। फर्स्ट सेगमेंट में मैंने आपको बताया था कि सॉइल क्या होती है, सॉइल का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है, उसके सब क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, उसमें एक क्लासिफिकेशन रह गया था। मैंने उस बोर्ड में आप जब देखिएगा उस लेक्चर में, तो यहां पर मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो इसी चीज को मैं यहां पर लिख देता हूं। सॉइल क्लासिफिकेशन में आप लोग यहां देखिएगा, लाइट सॉइल 2 से 10% तक आपकी क्ले हो, इसमें नॉर्मल सॉइल में 10 से 20% तक क्ले हो, और हैवी सॉइल में 40% तक अगर क्ले है तो वह कहलाएगी हैवी सॉइल। अब जैसे जैसे क्ले की परसेंटेज बढ़ती है, वैसे वैसे वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ती है। जैसे जैसे सॉइल में क्ले की परसेंटेज कम होती है, वाटर की रिटेन करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो इस वाले जो ऊपर का जो टॉपिक है, इसको आप उस लेक्चर में भी कंसीडर कर लीजिएगा, नहीं है तो यहां पर भी आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कि मृदा जो है वह क्रॉप के लिए कैसी होनी चाहिए, या आप ये कह सकते हैं कि अच्छी फसल के लिए मृदा कैसी होनी चाहिए, या मिट्टी कैसी होनी चाहिए अच्छी फसल के लिए, क्या चीजें उसमें होनी चाहिए और क्या चीजें उसमें नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सबसे पहली बात करते हैं, मृदा में कार्बनिक, अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होने चाहिए। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं मैटर से मिलके हमारा जो पौधे होते हैं, पौधों को इन्हीं मैटर से आपका उसको एनर्जी मिलती है, उसको खनिज लवण प्राप्त होते हैं। तो मृदा में अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड होने चाहिए या मटेरियल होने चाहिए। नेक्स्ट है, जो मृदा का पीएच है या सॉइल का जो पीएच है वो 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या 7 के आसपास होना चाहिए। बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। जैसे हम पोर्टेबल वाटर, पीने का पानी हम 6 से 8 पीते हैं या 6.5 से 8 पीते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा बेसिक ना हो और बहुत ज्यादा एसिडिक ना हो। नेक्स्ट है कि 2% से अधिक की सॉइल होनी चाहिए। 2% से अधिक की सॉइल इसलिए होनी चाहिए क्योंकि 2% से अधिक की अगर सॉइल है जिसमें क्ले की परसेंटेज है, तो इसका मतलब वहां सॉइल अच्छी है, मटियार है। तो यहां पर वो किसमें आनी चाहिए, यहां देखिए 2% से अधिक में कौन सा आया, लाइट सॉइल। तो आप दूसरी भाषा में यह भी कह सकते हैं कि सॉइल जो हमारी कैसी होनी चाहिए, लाइट सॉइल होनी चाहिए। ये एटलीस्ट की बात कर रहे हैं, जो भी हम बात आपसे कर रहे हैं वो एटलीस्ट, मतलब इतना तो होना ही चाहिए, और बेस्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हानिकारक लवण, आगे मैं बताऊंगा कौन कौन से लवण की बात कर रहा है ये। तो हानिकारक जो है, हार्मफुल साल्ट्स उपलब्ध नहीं होने चाहिए, और मृदा में पानी का निकास भी अच्छा होना चाहिए, और रिटेनिंग कैपेसिटी भी आपकी पर्याप्त होनी चाहिए। मतलब पानी रोक भी ले और पानी का निकास भी हो जाए। मैंने आपको बताया था, क्ले की परसेंटेज जैसे बहुत ज्यादा हो जाती है तो वाटर रिटेन कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है, पानी जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एक और चीज है, हार्मफुल साल्ट्स इन सॉइल्स। मृदा में हानिकारक जो साल्ट हैं वो कौन कौन से होते हैं, सॉइल में हानिकारक साल्ट कौन कौन से होते हैं। तो सोडियम के कार्बोनेट और क्लोराइड एवं सल्फेट, यह किसमें आते हैं, हार्मफुल साल्ट्स में। और सेकंड हार्मफुल साल्ट है कैल्शियम और पोटेशियम के क्लोराइड, कार्बोनेट और सल्फेट, यह मृदा के हार्मफुल साल्ट हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए, आपने देखा होगा कि हार्मफुल साल्ट्स इन सॉइल को मैंने 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। मैंने इसको 2 भागों में क्यों डिवाइड कर रखा है, बिकॉज यह जो सोडियम के कार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट हैं, इनको बोलते हैं व्हाइट साल्ट। क्या बोलते हैं, व्हाइट साल्ट या सफेद लवण, ठीक है। और यह फसल के लिए क्या होते हैं, वेरी हार्मफुल या बहुत हार्मफुल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साल्ट्स, कैल्शियम और पोटेशियम। कैल्शियम यानी Ca, पोटेशियम यानी के क्लोराइड और कार्बोनेट सल्फेट, यह जो साल्ट होते हैं इनको बोलते हैं उदासीन लवण। क्या बोलते हैं, उदासीन लवण या न्यूट्रल साल्ट। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल साल्ट,
ठीक है, यह इतने हानिकारक नहीं होते हैं, इतने हानिकारक नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भैया कि अगर हमारे साल्ट्स की परसेंटेज 0.15% है या इतने तक साल्ट उपस्थित है तो हमारी सॉइल में कोई भी बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता, बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता, फसल की उपजाऊ क्षमता पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। आप यह कह सकते हैं कि हम 0.15% 1.5% तक या 0.15% तक हम काम चला लेंगे मृदा को। ठीक है, मृदा को यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर में। कितना? 0.15%। कितना भैया? 0.15%। ठीक है, अब बात करते हैं कि 0.15 तक चला लेंगे तो कितने पर हम उसको नहीं चलाएंगे, मतलब कितने पर हमको उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट भैया करना पड़ेगा अगर सॉइल में साल्ट की परसेंटेज 0.25% है तो यह साल्ट क्या कहलाता है? ऊसर हो जाती है जमीन। तो ऐसी सिचुएशन में हमको ट्रीटमेंट करना पड़ता है या मृदा को सुधार लाना पड़ता है। ठीक है, अब जो ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल है, मान लीजिए किसी का खेत ऊसर होने जा रहा है या उसमें साल्ट्स प्रेजेंट हैं, तो जिस सॉइल में साल्ट प्रेजेंट होते हैं उस सॉइल को क्या मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि उसको बोलते हैं सैलाइन या अल्कलाइन सॉइल, है ना, क्षार या लवणीय सॉइल। ठीक है, तो उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट मतलब सुधारीकरण। ठीक है, तो उसका सुधार कैसे करते हैं भैया? तो उसका सुधार हम ऐसे करते हैं, देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज टेम्परेरी ट्रीटमेंट। फर्स्ट टाइप इज टेम्परेरी ट्रीटमेंट या अस्थायी उपचार। द सेकेंड वन इज स्थायी उपचार या परमानेंट ट्रीटमेंट। जो अस्थायी उपचार होता है उसमें हम क्या करते हैं बता रहे हैं अब आपको, थोड़ा सा ये मिटा दें, आपको यहां पर बता देते हैं कि क्या करते हैं। ये हो गया है आपका, चलिए ये हो गया है, ये भी हार्मफुल साल्ट्स हो गए हैं, ये भी मिटा देता हूं जिससे बोर्ड में स्पेस रहे तो चीजों को समझने में आसानी रहे। ठीक है, ये भी मिटा देते हैं। ओके, चलिए तो देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ सैलाइन एंड अल्कलाइन लैंड, अस्थायी उपचार और स्थायी उपचार। अस्थायी उपचार में क्या क्या चीजें आती हैं वो हम बताते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए भाई, ये आपका एक खेत है और ये हो गया है कैसा? साल्टी हो गया है। कैसा हो गया है? साल्टी हो गया है, लवड़ी हो गया है। अगर यह खेत लवड़ी हो गया है तो आप इसको क्या करिए, इसकी गहराई तक खुदाई कर दीजिए। साल्ट की खास बात क्या होती है, वह टॉपमोस्ट लेयर में ज्यादा रहता है। तो मान लीजिए यहां तक इसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा है, तो ये लेयर जब खुद जाएगी और उसके बाद आप नीचे वाली लेयर में खेती करेंगे, इस वाली लेयर में, तो ये वाली लेयर फिर आपकी, ये वाली लेयर ऊपर की हट जाएगी, ये लेयर रिमूव हो जाएगी या खुदाई कर देंगे तो वो हट जाएगी। ठीक है, तो इस लेयर में जब आप खेती करेंगे तो यहां साल्ट की परसेंटेज क्या होगी? कम होगी। तो आपका यहां पर एग्रीकल्चर हो जाएगी। एक आपका टेम्परेरी जुगाड़ है, टेम्परेरी आपका ट्रीटमेंट है। बिकॉज टेम्परेरी मैं इसलिए भैया बोल रहा हूं, यहां पर टेम्परेरी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आपके खेत में साल्ट्स की परसेंटेज बन रही है या बाहर से पानी से बह के आ रहे हैं साल्ट्स, तो थोड़ी देर तक तो आप ट्रीटमेंट कर लेंगे, लेकिन साल 2 साल बाद फिर नीचे वाली लेयर भी क्षारीय या लवड़ी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लवणों को। पहला हो गया गहराई तक खुदाई, दूसरी है लवणों को खुरचना। तो हम क्या करेंगे, ये लेयर है और इसके ऊपर मान लीजिए ये आपकी साल्ट्स की इसके ऊपर लेयर है, ये सॉइल की लेयर है, ये सॉइल थी और रेड के ऊपर जो ग्रीन कलर का है ये साल्ट्स की लेयर है। तो हम इसको बाई खुरपी या बाई कल्टीवेटर इसके ऊपर की लेयर को क्या करेंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। अगर हम इसको हटा देते हैं तब भी हमारा ट्रीटमेंट हो जाएगा। दूसरा,
अगर हमारे साल्ट्स जो उपस्थित हैं, हमारे साल्ट, उसमें अगर क्षार ज्यादा है तो हम अम्ल मिला दें। अगर क्षार में अम्ल मिला दें, कहने का मतलब अगर बेसिक है सॉइल तो हम एसिड मिला दें। ये हम अलग से मिलाएंगे, अलग से मिलाएंगे तो हम इसको ऊपर से लेके एक्स्ट्रा से आए हैं, एक्स्ट्रा मिला दें। ठीक है, तो क्या बनेगा? साल्ट प्लस वाटर, ये बन जाएगा। विरोधी पदार्थ अगर मिला दें तो उनकी चीजों की जो इंटेंसिटी है उसको हम क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, और साल्ट्स को फिर हम पानी से बहा सकते हैं। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है विरोधी पदार्थ मिलाकर, ये हो गया इतना। और उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अब परमानेंट। जो टेम्परेरी था उसमें 3 चीजें हैं, गहराई तक खुदाई कर दें सॉइल की, लवड़ों ऊपर की लेयर को खुरच दें, विरोधी पदार्थ मिला दें। नेक्स्ट है आपका परमानेंट ट्रीटमेंट। क्या? परमानेंट ट्रीटमेंट। परमानेंट ट्रीटमेंट में एक चीज होती है निच्छालन। निच्छालन क्या होता है? तो देखिए, ये हमारा खेत है, ये भाई साहब का खेत है। अगर वहां ना समझ पाए तो यहां समझें, ये हमारा कोई खेत है। खेत ऐसे ही तो होता है भाई, और ये खेत की हमारे मेड़ है। तो यहां देखो ये मेड़ है, ठीक है, ये मेड़ है। अब हमने क्या किया, यहां थोड़ा गहराई तक खोद के लाए और यहां पर एक क्या डाल दिया? पाइप। पाइप कैसा है? ड्रेनेज पाइप है, और जिसमें लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है। स्लोप ऐसे, मान लो जैसे एक खेत है तो हमने पाइप ऐसे डाला कि इधर को स्लोप ऐसा रहे तो बाहर को पानी निकल जाए। ठीक है, अब इसमें हम पानी भर देंगे। पानी भर देंगे तो साल्ट्स पानी में घुल जाते हैं, यह तो आपको पता है। जब पानी में साल्ट्स घुल जाएंगे तो पानी धीरे धीरे परफोलेट होके यहां पहुंचेगा, धीरे धीरे परफोलेट होके यहां पहुंचेगा। इन पाइप से पानी जब पहुंचेगा तो पाइप के पानी के साथ साथ क्या होगा? साल्ट्स भी पहुंचेंगे, और साल्ट्स पहुंचेंगे तो खेत से साल्ट्स चले जाएंगे। लेकिन इसमें एक बहुत मेन चीज ध्यान रखने वाली होती है। कौन सी चीज? कि भैया यहां पर पानी भरा रहना चाहिए। अगर पानी भरा नहीं रहेगा तो फिर केशिकात्व से फिर साल्ट ऊपर आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो नीचे का पानी गया हुआ है वो रिमूव हो जाना चाहिए, दोबारा पानी ऊपर को नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है। इसमें मैंने दिखाया है, जमीन दिखाई है, जमीन में मेड़ बांध के पानी भर दिया है। पानी से ये यहां से पानी अपन सीपेज के थ्रू परकुलेट होगा, परकुलेशन से, और परकुलेशन से साल्ट घोल के ले जाएगा ड्रेनेज पाइप में। ड्रेनेज पाइप थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल स्लोप पर है, तो स्लोप होने से क्या फायदा होता है? हमारा पानी अपने आप रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट है भैया, ये तो निक्षालन हो गया। निक्षालन वो तो लीचिंग है ना। उसके बाद जल स्तर को नीचे गिराकर अब हम क्या करें? ये हमारा खेत है, ये मेरा खेत है, और इसमें मैंने पंप से पानी खींचना शुरू किया। अब चूंकि यहां साल्ट थे तो पानी इतना खींच दिया मैंने कि साल्ट नीचे चले गए। अब ऊपर आने में उनको टाइम लगेगा, और जो हम पानी दे रहे हैं वो तो फसल में थोड़ी दूर तक जाता है, तो साल्ट को नहीं ला पाएगा। तो इस तरीके से हम उसको जल स्तर को अगर नीचे गिरा दें तो हम साल्ट से बच सकते हैं, या लवण से बचा जा सकता है। उसके बाद फिर क्या करें? उचित जल निकासी। ये क्या चीज है ये भी देखें। खेत में, ये मेरा खेत है, इसमें पानी भरें और पानी भर दें ज्यादातर, और मेड़ से बाहर पानी निकाल दें लगातार, तो साल्ट्स पानी में घुलकर बाहर निकल जाएंगे। बाहर किसी दूसरे से खेत के होते हुए तालाब में पहुंचा दें, या आसपास के कहीं ड्रेनेज स्टोर में पहुंचा दें। तो इस तरीके से हम सॉइल को ट्रीट कर सकते हैं इस मेथड से। क्लियर है भैया? नेक्स्ट बात करते हैं मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो सॉइल की फर्टिलिटी कैसे बढ़ाएंगे, या सॉइल की उपजाऊ क्षमता कैसे बढ़ाएंगे? तो देखिए कैसे बढ़ाते हैं। बाय यूजिंग मैन्योर्स, खाद के द्वारा। खाद के द्वारा। खाद भाई होती हैं 3 टाइप की। कौन कौन सी खाद होती हैं 3 टाइप की? एक होती हैं कार्बनिक, या आप ये कह सकते हैं ऑर्गेनिक।
ठीक है, ऑर्गेनिक। एक होती है इनऑर्गेनिक, या आप ये कह सकते हैं इनऑर्गेनिक ना कहिए क्योंकि उसमें कार्बन का कंपोनेंट होता है, आप रासायनिक कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरी होती है हरी। ठीक है, हरी खाद। तो 3 टाइप के मैन्योर्स होते हैं। पहला कार्बनिक, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक खाद हम कैसे बनाते हैं? ऑर्गेनिक खाद हम केचुए से बनाते हैं, गोबर से बनाते हैं। ठीक है, जो केचुए लाल कलर के होते हैं, रेड केचुए होते हैं, वो अलग से एकदम चाय पत्ती के दाने के समान उसमें गोबर को, पत्तों को, इन सबको मिला दिया जाता है और केचुए उनको खाकर जो उसके ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं। छोटे छोटे दाने के रूप में होता है वो, चाय पत्ती के रूप में। ठीक है, जो केचुओं का जो वेस्ट होता है उसमें मैन्योर जो है वो उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम हाउस बनाते हैं, बड़े बड़े हाउस बनाते हैं और हनी काम्ब स्ट्रक्चर से चुनाई करते हैं। एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा, अगर आप देखना चाहें। वैसे तो इस सिलेबस में का पार्ट नहीं भी है, तो देखिए इस तरीके के हाउस बनाते हैं और उसमें हनी काम्ब स्ट्रक्चर में चिनाई करते हैं, कहीं खाली कहीं ईंट, कहीं खाली कहीं ईंट। उसके बाद इसमें एक लेयर मिट्टी की, एक लेयर गोबर की, एक लेयर पत्ती की, एक लेयर गोबर की, और उसके बाद इसमें केचुए छोड़ देते हैं। 2 से 3 महीने में केचुए पूरी खाद को, पूरे मटेरियल को, आपके गार्बेज को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। और इस खाद की बड़ी अच्छी बात यह होती है, छोटे छोटे एकदम चाय पत्ती के दानों के समान होती है, तो इसको हम खेत में ऐसे ऐसे पकड़ के जिस तरीके से यूरिया बोई जाती है उस तरीके से हम बुआई भी कर सकते हैं और इसमें कोई भी हानिकारक कंपोनेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रासायनिक। तो जो फैक्ट्रियों में खाद बनती है उसको बोलते हैं रासायनिक खाद। रासायनिक खाद में क्या होता है भैया? जैसे यूरिया है, एनपीके है, डीएपी है, पोटास है, सल्फर है, ये सब रासायनिक खादों में आता है। अब इसमें एक आपने सुना होगा मृदा हेल्थ कार्ड होता है। आजकल मृदा हेल्थ कार्ड का सिस्टम आ गया है, बहुत आधुनिकता बस जो है, आपका कंप्यूटर में डाटा फीड हो जाएगा, सॉइल की प्रॉपर्टी पता चल जाएगी, जहां पर जिस चीज की कमी होगी, जितने पोषक तत्व की कमी होगी वहां पर मिल जाएगा। तो एग्रीकल्चर को थोड़ा डेवलप कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है, जैसे यूरिया है, पोटास है, सल्फर है। ठीक है, उसके बाद हरी खाद। हरी खाद में क्या होता है? हम्प, सन। ठीक है, जो रस्सी बनाते हैं जिसकी, उसको हम खेत में उगा देते हैं। ठीक है, 30 दिनों में बढ़िया हो जाता है, जिसको ढैंचा बोलते हैं। या खेत में उत्पन्न कर देते हैं, बो देते हैं और उनसे हरे हरे पौधे तैयार हो जाते हैं। बाद में उनको खेत को खड़े पौधों की जुताई कर दी जाती है, वो खेत में ही सड़ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हरी खाद या ग्रीन मैन्योर। क्लियर है? तो यहां तक हो गया आपका मैन्योर्स के बारे में बात हो गया। नेक्स्ट है बाई रोटेशन मेथड। रोटेशन मेथड मतलब जिस टाइम पे जो फसल उगाए हो वो ना, उसके बाद कोई दूसरी, अगले सीजन में उसकी जगह पर कोई दूसरी, इस तरीके से हम फसलों का चक्री क्रम अपना के या रोटेशन मेथड अपना के फसलों की गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है। जहां पर नेक्स्ट पार्ट है आपका बाई गिविंग रेस्ट टू लैंड। हम फसलों को क्या करते हैं, जो जमीन है उसको रेस्ट दे देते हैं। जमीन को क्या दे देते हैं? रेस्ट दे देते हैं। जमीन को, जैसे हम फसल बो रहे हैं तो फसल में हम क्या करें, उसको रेस्ट दे दें। ठीक, अपने आप जो एटमॉस्फेयर से बरसात का सीजन पाके और थोड़े कार्बनिक पदार्थ उसमें मिल जाते हैं, बहता हुआ पानी लाता है, थोड़ी मिट्टी आती है, घास फूस उसमें सड़ती है, तो इस तरीके से नाइट्रोजन को गेन कर लेती है, तो वह मिट्टी जल्दी उपजाऊ हो जाती है। नेक्स्ट है आपका सॉइल वाटर। मिट्टी में 3 प्रकार से पानी उपलब्ध होता है। मिट्टी में 3 प्रकार से पानी उपलब्ध होता है, जिसको फर्स्ट टाइप है ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर वह पानी होता है, सॉइल में मौजूद वह पानी होता है, जैसे बारिश होती है थ्रू ग्रेविटी वो तुरंत ही नीचे सेटल डाउन हो जाता है, तो वह कहलाता है ग्रेविटेशनल वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर हमारे पौधों के लिए काम नहीं आता या बहुत तात्क्षणिक काम में आता है। जैसे मान लीजिए बारिश हुई, अब वो 1 घंटे के लिए पानी रहा नीचे तक, तो उतनी देर पौधों के काम में आया तो आया, तो बहुत कम काम में आता है, तो ये दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल वाटर, और इसको हम उपयुक्त फोर्स लगाकर पानी को ऊपर खींच सकते हैं। कैपिलरी वाटर, यहां मृदा के पोर्स में विद्यमान होता है और मूवेबल कंडीशन में होता है। जड़ें इसी पानी को अपने अंदर खींच लेती हैं। जड़ें इसी पानी को अपने अंदर क्या करती हैं? खींच लेती हैं। ठीक है, तो कैपिलरी वाटर से पानी
ऊपर चढ़ता है और नीचे भी उतरता है, और इसके उतरने चढ़ने के दौरान हम पेड़ को पानी मिलता रहता है, जड़ें इसी पानी को खींच लेती हैं। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है? मृदा का जो पार्टिकल है उसके अंदर जो बॉन्ड की बनाने की क्षमता होती है वो एक वाटर बॉन्ड से अटैच होता है। अगर उसके लिए जो आवश्यक पानी है वह कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर या आर्द्रता ग्राही जल। ठीक है, तो यह वाटर जो है वह सॉइल में उपलब्ध रहता है। इस पानी से क्या होता है, सॉइल जो विद्यमान रहती है अपने स्वरूप को बरकरार रखती है, और जैसे ही हम इस सॉइल को अगर हम 105 डिग्री से 110 डिग्री तक गर्म कर दें तो क्या होगा, यह पानी उड़ जाता है और सॉइल फिर छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती है। अब इसको सही भाषा में आपको समझना है ना, तो देखिए कैसे समझते हैं। आप मिट्टी लाइए और उसमें पानी डालिए, घोल लीजिए, आटे की तरह गुथ जाएगी ना। लेकिन क्या आपने कुम्हार के घड़े को बारीक बारीक पीस लीजिए, पानी डाल के गुथेगा? वो नहीं गुथेगा, क्योंकि उसने इतना गर्म कर दिया कि उसका जो बॉन्ड बनाने वाला वाटर जो था, जिसके कारण उसमें बॉन्ड बने हुए थे, वही टूट गया है। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या हो गया है, खत्म हो गया है। क्लियर है भैया? तो यह 3 टाइप का आपका बता दिया मैंने। नेक्स्ट है आपका फंक्शन ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के क्या कार्य हैं, क्यों करते हैं इरिगेशन? तो सबसे पहले खेत जुताई में आसानी होती है। खेत जुताई में आसानी होती है क्योंकि मिट्टी क्या हो जाती है, नरम हो जाती है। नरम मिट्टी से खेती अच्छे से जुताई कर लेते हैं, पौधों का विकास होता है। केमिकल रिएक्शन, जो मिट्टी में जो भी मेनोर्स डालते हैं, जो भी खाद डालते हैं, पानी के होने के साथ साथ वह केमिकल रिएक्शन करता है। जीवाणु उसमें जिंदा रहते हैं। बैक्टीरिया, देखिए आ गया पॉइंट, बैक्टीरिया में दोनों चीजें भाई हार्मफुल भी होंगे और आपका लाभदायक भी होंगे। तो दोनों, यहां पर हम फायदे की बात कर रहे हैं तो लाभदायक की बात करेंगे। तो बैक्टीरिया, जो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं वो डेवलप होते हैं, तो फसलों को बहुत ज्यादा लाभ होता है, उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। नेक्स्ट है टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। पानी जब हम डालते हैं, तो जैसे आजकल गर्मी में कितना तापमान है, पानी डालने से मिट्टी की जो टेम्परेचर क्षमता है, जो उसकी आर्द्रता है, वो थोड़ी सी कम रहती है, आर्द्रता ज्यादा रहती है, जिससे टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। आप देखिए, आप जमीन में थोड़ा नीचे चले जाते हैं, कितना ठंडा लगता है, तो गर्मी के मौसम में तो वो पेड़ों को टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, उसकी जड़ों को सूखने नहीं देता है, यह फायदा होता है। दूसरा, जड़ होने से, जो पानी होने से जड़ों में जो पानी जब ऊपर पहुंचता है, तो जो खनिज लवण है पौधों को, वो आसानी से प्राप्त हो जाते हैं जल में घुलकर। ठीक है, ये इरिगेशन, फंक्शंस ऑफ इरिगेशन है। यहां पर अगर आर्टिफिशियल इरिगेशन या नेचुरल इरिगेशन, मैं दोनों की बात कर रहा था आपसे। ठीक है, तो यहां तक ये वाला पार्ट खत्म हो गया। इसके बाद मैं आपको ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट बताऊंगा। ठीक है, ओएमसी क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, और डेल्टा ड्यूटी रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगा, कुछ शब्दावली के बारे में बताऊंगा, और आपका चैप्टर यहां समाप्त हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको नेक्स्ट लेक्चर में यह चैप्टर पूरा समाप्त कर दूंगा। तो आप बने रहिए, ये लेक्चर देखिए, अगर ये नहीं देखे इसके पहले के लेक्चर देखिए, और उसके पहले के भी लेक्चर आप लोग देखिए, जिससे आपको चीजें समझ में आए। मैं बहुत छोटे से टॉपिक में आपको सब कुछ रिवीजन करा रहा हूं, सब कुछ एकदम समझा दे रहा हूं। आप एक बार लेक्चर देखेंगे, उसके बाद अपनी भाषा से पेपर में लिख सकते हैं, पेपर में कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पुराने हैं तो हमारे चैनल को आपको दूसरी जगह अपने फ्रेंड्स तक शेयर करते रहें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स। बने रहिए पॉलिटेक्निक क्लासेस में।